नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत दीक्षित, आपका भाई, आपका बेटा, आपके अपने चैनल खट्टे मीठे सवाल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने सन 1974 से लेकर आज तक अपना पूरा जीवन एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। भैया अपना एक परिचय दे दीजिए छोटा सा। मेरा नाम संजय सिंह है और यहीं मसवानपुर में रहता हूँ। पहले अरमापुर स्टेट में था, तो चूँकि आर्डेंस फैक्ट्री में नौकरी करता था, तो वहाँ से रिटायर होने के बाद तो सरकारी मकान खाली कर लिया जाता है। तो अपना मकान था 2000 में बन गया था। 2000 में मकान बन चुका था, फिर 2018 में यहाँ आए। उसके पहले मैं आर्डेंस में था, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे था, ग्रुप ए ऑफिसर था। और खेल के विषय में जहाँ तक की मेरी बात है, तो मैं सन 1973-74 से जस्ट आई हैड स्टार्टेड माय स्पोर्ट्स कैरियर। तब से मैंने अपना स्पोर्ट्स कैरियर चालू किया और टुडे आज तक मैं खेल ही रहा हूँ। पहले मैं खेलता था, जनरल लोगों में खेलता था। अब जो है उम्र होने के साथ साथ तो मास्टर मीट होती है, वो 35 साल से चालू होती है। 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 5-5 साल का गैप होता। तो उसमें मैं फिर मेरे को प्रेशर दिया गया मास्टर एथलेटिक यूपी एसोसिएशन के द्वारा। हमारे गुरु जी हैं श्री के तिवारी जी, वो जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन के। तो उन्होंने चारों तरफ से दबाव दिलवाया कि यार संजय को बोलो कि वो खेले तो यूपी को मेडल मिलेगा। तो मैं पहली बार गया था खेलने के लिए गोवा। तो वहाँ गया था शॉटपुट और डिस्कस में 55 से 60 साल वालों में मैंने खेला था। लेकिन वहाँ पे मास्टर मीट खाली कहने के लिए मास्टर मीट है, लेकिन वहाँ कंपटीशन बहुत टफ होता है। और वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्पोर्ट्स का जज्बा दिखाई देगा, स्पोर्ट्स का आपको जुनून दिखाई देगा, उसमें समर्पण दिखाई देगा कि 80-80, 90-90 साल की महिलाएं जो हैं, बुजुर्ग महिलाएं, वो भी दौड़ रहे हैं। आप देखेंगे तो आपके दिल में ये लगेगा कि काश हम भी करें। और आप उस मीट को देख लेंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि नहीं अब हम भी चालू करेंगे। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, उम्र तो कुछ नहीं है, उम्र तो खाली एक नंबर है। किसी के 35 जैसे आपका है 25-30 होगा, मेरा 60 नंबर है, 62 नंबर है, तो उम्र कुछ नहीं होता। जैसा हाल में भारत ओलंपिक में अपना अच्छा जलवा दिखा के लौट रहा है, और भी स्पोर्ट्स में हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, सब में भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वो पहले ये दौर नहीं था। अब पहले में अब में क्या बदलाव है? पहले खिलाड़ियों को किस प्रकार सुविधा मिलती थी और आज की सुविधा क्या मिल रही है? पहले जो सुविधाएं आजकल प्राप्त हैं, सरकार भी दे रही है, ध्यान दे रही है, फेडरेशंस जो हैं वो भी ध्यान दे रहे हैं। पहले इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। आप स्वयं करिए और स्वयं जो भी कुछ कर सकते हैं अपनी मेहनत के बल पे करिए। अपना जो भी आपका जो समर्पण है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस पे आप कर सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता पड़ने लगी कि नहीं कैसे हम लोग भी आगे बढ़ें। तो उस हिसाब से देखा गया तो सरकार पिछली सरकारें में थी और जो वर्तमान सरकार है ये अब खिलाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसा हाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हॉकी टीम के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिससे कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने जो खिलाड़ी हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। मतलब उनसे ये कह रहे हैं रो नहीं, मेडल नहीं आया तो क्या हुआ, देश में 30 करोड़ जनता के लिए आपने पूरा गर्व कर दिया सीना। क्या पहले भी ऐसे अपने लोगों के लिए मिलता था प्रोत्साहन की नहीं पहले ऐसा नहीं था? नहीं, पहले ऐसा तो नहीं था। मेरे होश में मेरा ये आप समझ लीजिए 73-74 से लेके 46-47 साल का अनुभव है। उसमें तो ऐसा नहीं था, मैंने नहीं देखा। हो सकता रहा हो, लेकिन मैंने नहीं देखा था। लेकिन इस बार जब यहाँ की महिला टीम से इन्होंने बात की, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने सही कहा। हमारे महिला हॉकी टीम जो थी भले मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन वो 135 करोड़ लोगों का दिल जरूर जीती है। बहुत शानदार खेली थी। और अब ये शुरुआत है। अब अगले बार पेरिस में, अभी तो ये लव इन टोक्यो हुआ, अब यूनिंग इन पेरिस 2024 में होगी। और यूनिंग इन पेरिस जो 2024 में ओलंपिक गेम होगा, आप निश्चित जान लीजिए कि 15 से 20 मेडल हमारे आएंगे। जैसे अपने देश से खिलाड़ी बहुत कम जाते हैं बाहर, विदेश से संख्या आती है 100 की, तो अपने यहाँ से केवल 25 जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, इस बार ऐसा रहा है, नहीं तो हमेशा अपना जो टीम रहती है। अब चूंकि वहाँ ओलंपिक तो कहते हैं कि ये खेल कूद का जनक है, और ये भी कहा जाता है कि अगर जिस देश की टीम ओलंपिक में भाग नहीं लेती है, उस टीम को कहीं फिर
अलाउ नहीं करते हैं, उनको और किसी गेम में उनको परमिशन नहीं मिलती है। तो हमारी टीम बड़ी है, इस बार ज़रूर छोटी रही, कोरोना के मामला था, कोरोना से तो इस बार बहुत नुकसान हुआ, हमारे देश का है क्या पूरे विश्व का ही नुकसान हुआ है। तो इस बार कोरोना को लेकर टीम हो सकता है छोटी रही हो, नहीं तो टीम अपनी बड़ी ही रहती है हमेशा, और जिस हिसाब से लोग क्वालिफाई करते हैं उस हिसाब से जाते हैं, क्योंकि एक वहाँ मानक रहता है, मापदंड रहता है कि स्टैंडर्ड रहता है कि वहाँ पे आपको इतना करना है। जो अब देखिए, पहले तो लोग जाते थे खाली ओलंपियन कहलाने के लिए जाते थे, अब ओलंपियन कहलाने के लिए नहीं जाते हैं हिंदुस्तान के, अब वो दिल में ये जज्बा एक जुनून लेके जाते हैं कि नहीं हमें मेडल लेना है। जैसे हाल में ही नीरज चोपड़ा के प्रतिद्वंदी एक विदेशी खिलाड़ी थे जिन्होंने बोला था कि नीरज चोपड़ा मेरे आजू बाजू भी नहीं भटक सकते हैं, और लेकिन नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, और जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे उन्होंने डिस्क्वालीफाई पहले ही कर दिया गया, फाइनल राउंड से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऐसे क्या पहले भी ट्रोल किया जाता था अपने भारतीय खिलाड़ियों को, यह कि ये नई बात है? नहीं, ये तो कहने की बात है, हतोत्साहित करते ही है कि, लेकिन ऐसा अब वो ज़माना लग गया। अब तो आप अपना परफॉर्मेंस देखिए, और ये नहीं कि कौन सा खिलाड़ी कैसा है, आप अपना परफॉर्मेंस देखिए और आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, और जो होगा वो व्हाट इज इन स्टोर टू द फ्यूचर कोई नहीं जानता कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। आप अपना 100% दीजिए, और वही हुआ। वो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जर्मनी का खिलाड़ी था वेटर, वो 90 मीटर 93 मीटर की लगाता था, लेकिन दिन की बात है, थ्रोस और जंप खास तौर से 6 में से कोई एक ही जाता है, और देखिए उसका हो सकता है कि उसका उस दिन न रहा हो, और ये दिन की भी बात होती है। तो आपने पहले ही देखा होगा जब क्वालिफिकेशन राउंड हो रहा था तो नीरज चोपड़ा ने बहुत अच्छा किया था, और पहले ही थ्रो में उसने 86 मीटर किया और अपना बैग टांगा और चल दिया। फिर उसको ये लगा था कि नहीं मैं कुछ कर दूंगा, जैसा कि उसने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि मुझको लगा था कि मुझे कुछ करना ही और मैं कुछ अच्छा ही करूँगा, और ईश्वर की कृपा से उसने बहुत अच्छा किया। और ये बल्कि गोल्ड मेडल उसका गोल्ड मेडल नहीं है, ये पूरे 135 करोड़ जो हमारी देश की जनता है उनका गोल्ड मेडल है। हाल में ही हॉकी टीम में दोनों महिला और पुरुष दोनों टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, इससे पहले ये चीज़ कभी नहीं हुई। ऐसा क्या उनके मन में आया, उनको कौन सा प्रोत्साहन ऐसा मिला, प्रोत्साहन मिला या खिलाड़ियों की तैयारी बोले, क्या बोलेंगे इसको? नहीं, ओलंपिक में ऐसा नहीं है, ओलंपिक में भारत का मेडल आता ही था, लेकिन इधर शायद 21 साल या 29 साल बाद ये 29 साल से सूखा था अपने भारत में हॉकी के लिए। तो ये दौर होता है, हर चीज़ का दौर होता है, जैसे गर्मी के बाद बरसात होती है, बरसात के बाद ठंडक होती है, दौर होता है। वो फॉर्म बड़ा होता है, आदमी फॉर्म बड़ा नहीं होता है, आदमी की टेक्निक बड़ी होती है। हो सकता है कि कुछ हमारे अंदर कमियां रही हुई हों, उस कमी को देखते हुए धीरे धीरे किया गया और उस कमी को दूर किया, और आज स्थिति जो है वो आपके सामने है कि हम यूपी के उस विक्ट्री स्टैंड हम ओलंपिक के विक्ट्री स्टैंड पे हम लोग खड़े रहे, हमारी यहाँ की टीम और ब्रॉन्ज मेडल जीती। हाल आपका जब स्पोर्ट्समैन जीवन चालू हुआ तो सबसे ज़्यादा आपको किसने सहयोग किया, मतलब आपको एक खिलाड़ी बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? आपके परिवार का, आपके फ्रेंड्स का, किसका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा? हाँ, हमारे परिवार का। अच्छा, उसमें से किसी का एक नाम लेना चाहेंगे? अरे हमारे ग्रैंडफादर थे स्वर्गीय जवाहिर सिंह जी, पुलिस इंस्पेक्टर थे कोतवाली में। वो अपने ज़माने में हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, उनकी हाइट कम थी लेकिन उनके गेम के बल पे हॉकी इतना ज़बरदस्त खेलते थे कि उनके गेम के बल पे अंग्रेज़ों ने उनको सरकारी नौकरी दी और ये पुलिस में उनको नौकरी मिली। हमारे चाचा जी स्वर्गीय ब्रिजभान सिंह, हमारे पिताजी स्वर्गीय ठाकुर उदयभान सिंह, ये लोग अपने ज़माने के बहुत अच्छे शॉट पुटर और डिस्कस थ्रोअर थे। तो वो गोला और डिस्कस मेरे घर पड़ा रहता था, तो मैं उठा के मैदान ऐसे फेंका करता था। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि यहाँ क्या मोहल्ले में क्या फेंक दो, जिले का खेल कूद हो रहा है, वहाँ जाके फेंको। तो वहाँ मैं गया तो एक दिन ख़त्म हो गया था, दूसरे दिन पहुँचा तो मेरी एज ग्रुप से बड़े वाले एज ग्रुप में सीनियर ग्रुप का हो रहा था, मैं लौटने वाला था, लेकिन तब तक अनाउंसमेंट हुआ कि सीनियर ग्रुप की डिस्कस थ्रो होने जा रही है। तो मैं चला गया और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट प्लेस वहाँ पे लिया। फिर उसके बाद मैं यूपी में फर्स्ट प्लेस लिया, फिर पहला नेशनल जयपुर में मैं खेला, लेकिन वहाँ पे तबीयत ख़राब हो जाने, ठंड बहुत थी, तबीयत ख़राब हो जाने के कारण वहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट कर पाया। फिर 1976 में फिर मैं गया वहाँ केरला कोट्टयम पलाई, वहाँ गया तो जूनियर बॉयज में 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज नेशनल में मेडल जीता। तो उस समय यूपी से प्लेस लगना बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस समय मुझे एम चन्ना रेड्डी गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मुझको और सैयद अली और सैयद मोदी जी को लक्ष्मण अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड हमको
KD सिंह बाबू स्टेडियम में बुला के दिया गया था। उसके बाद 78-79 में सीनियर बॉयज़ का खेल कूद हुआ, नेशनल गेम हुआ। नेशनल मीट जो होती है वो 3 दिन की होती है और नेशनल गेम्स जो होते हैं वो 5 दिन के होते हैं। तो 5 दिन का नेशनल गेम्स था, 3 दिन तक कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मैं सीनियर बॉयज़ का था, तो मैंने सीनियर बॉयज़ का हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा था और सिलसिला मैंने चालू किया था। तो उस दिन मुझको बहुत हाइप मिली थी। टेलीविज़न पे लाइव इंटरव्यू मेरा था, अखबार प्रेस में हर जगह था, हर न्यूज़, स्पोर्ट्स वीक, स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन जो थी, हर जगह मुझको छापा गया था। अच्छा, हाल में आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, उसके बारे में आपको ऐसी बीजेपी पार्टी की ऐसी कौन सी विचारधारा अच्छी लगती है जिसको आपने बीजेपी पार्टी ही ज्वाइन की, ना कि बसपा, सपा, कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए ये अपने अपने सोचने की बात है और आपके नज़रिए की बात है। नहीं कहते हैं न दिन है न रात है, न कोई संग है न कोई साथ है, जैसी ये दुनिया देखती है आंखें, बस इतनी सी बात है। तो बस हमें यही दिखाई दे रहा था कि जब आप एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को, जब आप जैसे 1 साल का बच्चा है, आप उसको जब खिलाते हैं तो उसको उछालते हैं। तो बच्चे को जब आप उछालते हैं तो बच्चा हंसता है, रोता नहीं है। वो जानते हैं क्यों हंसता है? वो इसलिए हंसता है कि वो जानता है बच्चा कि नहीं, हम मजबूत हाथ में है, हम गिरेंगे नहीं। तो बस मुझे भी यही लगा कि देश जो है इस समय मजबूत हाथ में है, गिरेगा नहीं। तो इसलिए ये सोच थी मेरी और मैंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी। और मुझको ज्वाइन कराया गया और माननीय सतदेव पचौरी जी और माननीय मानवेंद्र सिंह जी जो कानपुर बुंदेलखंड के अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ज्वाइन कराया गया। और मैं गया था लखनऊ में, मैं ज्वाइन किया था और वहाँ पे उस समय के तत्कालिक जो अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश भाजपा के, श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, वर्तमान में मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझको ज्वाइन कराया था वहाँ पे। सन 1974 से लेके आज तक कितने मेडल जीतने हैं? अब गिनती तो याद नहीं है हमको, लेकिन 100 से शतक से ज़्यादा होगा, 100 से ज़्यादा मेडल होंगे मेरे पास। और आपने गोल्ड मेडल कब से कितने साल से कितने साल तक लगातार गोल्ड मेडल अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए जीतते हैं? देखिए मेरा अपॉइंटमेंट 1980 को हुआ था, तो 1980 से लेके रिटायरमेंट होने तक यानी 2017 तक लगातार 37 साल में गोल्ड मेडल, जब तक मैं नौकरी करता रहा, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के इतिहास में एक अनोखा कीर्तिमान है कि 37 साल लगातार स्वर्ण पदक मैं प्राप्त करता रहा शॉट पुट डिस्कस में। आपके शुरू से लेके आखिरी तक कौन से कोच थे, कितने कोच रहे, आपके सबसे फेवरेट कोच कौन थे? मेरा कोई कोच ही नहीं था। एक हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक सर थे मिस्टर अब्दुल खलीक, तो वो शुरू में हमको देखे तो बोले गोला फेंकना चाहते हो? तो हम बोले जी हाँ फेंकना चाहता हूँ। तो उन्हीं के साथ वो फेंकते थे, मैं वापस करता था, तो वो थोड़ा बहुत हमको बताते थे, लेकिन तब वो फेंकते थे 9 मीटर 45 सेंटीमीटर उन्होंने फेंका था। उनको वो जितना जानते थे, उनके पास भी कोई कोच नहीं था, तो वो अपने अनुभव से जो हमको बताते थे। लेकिन हम वैसे कहिए कि कोई रजिस्टर्ड कोई कोच आज तक, अभी तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक मेरे पास कोई कोच नहीं है। मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं खुद वीडियो देखता हूँ, कैसेट, पहले तो कैसेट चलती थी, कैसेट देखता हूँ, पुरानी किताब थ्रोस की हुआ करती थी, वो उठा के पढ़ता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी हिसाब से पढ़ के और सुन के मैंने ये किया है। मेरा कोच आज तक कोई नहीं। तो मतलब आप सेल्फ मेड हैं? जी हाँ, बिल्कुल सेल्फ मेड हूँ। तो आपको आज तक, अभी तक आपने कितने गेम खेले और एथलीट के अलावा आपके पास और कौन कौन से गेम में रुचि थी? मैं एथलेटिक्स के अलावा तो मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। मैं अखिल भारतीय केजरीवाल सी स्माइल ट्रॉफी खेला हूँ, वॉलीबॉल में मैं नेशनल खेला हूँ। लेकिन क्रिकेट खेलने में ये होता था कि सेहत गिरती थी, दिन भर मैच खेलो, खाने वाने का वो नहीं रहता था, तो मेरी सेहत गिरती थी। मैं वेट लिफ्टिंग करके अपना गोला फेंकने के लिए बॉडी बनाता था कि पावर बढ़े, लेकिन जब क्रिकेट खेलूँ तो उसमें ज़्यादातर यही होता था कि दिन भर खेलते रह गए, ठीक से खाने को नहीं हुआ। तो मेरा ये हुआ कि नहीं, मैं अब ये नहीं करूँगा, साइड में ही कभी कभार मैं वो कर लिया। लेकिन वॉलीबॉल में अक्सर खेला करता था, तो वॉलीबॉल में नेशनल खेला हूँ। और क्रिकेट में मैं अखिल भारतीय केजरीवाल और सी स्माइल ट्रॉफी, उसमें भी मैंने खेला हुआ। आपको अभी तक में कोई सरकार द्वारा मदद या किसी भी प्रकार की कोई सहायता मिली है, सरकारी सहायता? कोई सहायता नहीं मिली भाई साहब आज तक। अच्छा,
तो आप ऐसे तो देश के जो युवा हैं जिनके पास पढ़ने लिखने या खेल कूद के सामान खरीदने का पैसा नहीं, उनका तो मनोबल टूट जाएगा अगर कोई सरकारी सहायता नहीं मिलेगी और उनके अंदर गुण है खिलाड़ी बनने के, तो उस पर क्या कारण हो सकता है? देखिए, अगर गुण है, अगर योग्यता है, आप अगर अंगुली में आप सोने की अंगूठी पहने और वो नीचे नाली में गिर जाए तो आप हाथ डाल के निकाल लेंगे, क्योंकि वो सोना है। तो सोना अगर है तो उसको ज़रूर कोई न कोई उठाने वाला ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन अब पहले आपको सोना बनना पड़ेगा। और जब आप बनना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए मतलब कहने का ये कि आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता अगर आपके पास है, अब तो बहुत ही ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है खिलाड़ियों पे, तो कोई ना कोई ज़रूर ही उसको देख लेगा, तो ज़रूर उसको अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश करेगा, कहीं अच्छी जगह भेजने की कोशिश करेगा। अगर उसका अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो उसको अच्छे कोच भी मिलेंगे। सभी चाहते हैं, हर कोच चाहता है कि मेरा नाम हो, तो उसको अपने पास ले लेगा वो। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? आपको जो सुविधा नहीं मिल पाई वो आज के युवाओं के लिए आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? जिन सुविधाओं से मैं वंचित रहा हूँ, मैं सरकार से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सुविधाएं मुझको नहीं मिली, जैसे कि कोच नहीं मिला, कोई सरकारी सहायता नहीं मिली, वो जो हमारी युवा पीढ़ी है जो खेल में इस समय आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, उनको अच्छी से अच्छी कोचिंग दी जाए, उनके रहने का, खाने का, उनकी डाइट का अच्छा व्यवस्था की जाए, ताकि वो अब भविष्य में देश का नाम रोशन कर सकें। अगर आपके परिवार में इतना सपोर्ट ना मिला होता तो आप आज इस स्तर पे ना ही होते शायद। एकदम दुरुस्त है, एकदम सही कहा आपने। मेरे परिवार ने मुझे आज तक अभी भी इस समय मुझे ये नहीं मालूम कि आटे दाल का भाव क्या है, सब्जी बाज़ार में किस भाव मिलती है, कपड़े का क्या रेट है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इस समय भी मुझे बस बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया खेलने के लिए समय चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और भगवान की कृपा से मेरे परिवार में सभी का बहुत सहयोग है और मैं परिवार ही की वजह से खेल पाया हूँ। हाल में भी युवाओं पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आज के युवा खेल कूद से ज़्यादा नशे की बीमारी, जो गंदी बीमारी है, उसमें ज़्यादा जूझ रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपने स्तर से? बस यही है कि नशे में क्यों अपना जीवन बर्बाद करते हैं। अगर नशा ही करना है तो खेल कूद का नशा करिए, पढ़ने का लिखने का नशा करिए, ताकि आप अपने परिवार का, अपने बाप का, माँ बाप, आप लोग बच्चों से अपने बच्चों से बहुत उम्मीद लगाते हैं। तो मेरा बस यही कहना है युवा पीढ़ी से कि अगर नशा करना है तो खेल कूद का नशा करिए, और नहीं तो फिर पढ़ाई का नशा करिए। इसके अलावा और कोई दूसरा नशा है ही नहीं। तो आप अपने देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब खेल कूद से अच्छा पढ़ाई लिखाई, या देश में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप बदलाव चाहते हैं अभी भी ये खेल स्तर में? खेल स्तर में बदलाव के लिए तो बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को ध्यान दिया जाए। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हॉकी टीम के जो महिला हॉकी टीम थी, उसमें ज़्यादातर लड़कियां जो थी बेचारी, उनके पास, उनके परिवार में हॉकी खरीदने के और बूट खरीदने के उनके पैसा नहीं था। तो सरकार ध्यान दे, आर्थिक रूप से विशेष रूप से ध्यान दे, अच्छी कोचिंग दे, अच्छी फैसिलिटीज़ दे, ताकि ये अच्छा, जैसे आप जितना कहते हैं कि जितना शक्कर आप डालेंगे उतना मीठा होगा, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। जैसा कि पूरा देश दुनिया इस बात का लोहा मानता है कि भारत के जैसा इंसानी पावर किसी के पास नहीं है। जैसे मिसाइल से हो या किसी चीज़ से और देश जीत जाएंगे, लेकिन जो अपने भारत का इंसान है उससे ज़्यादा पावर किसी के अंदर नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा देश भले ही थोड़ा साइंस में पीछे हो, लेकिन अब तो आगे ही हो रहा है। अब तो दुनिया लोहा मान रही है, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृत सभ्यता और संस्कार है, उससे ज़बरदस्त तो किसी के पास नहीं है। ज़बरदस्त है हमारे देश में संस्कृत सभ्यता और संस्कार, और जो हमारी परंपराएं हैं। हमारे विचार भले ही नए हो सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार वही पुराने हैं। और जहाँ पे विचार नए हों और संस्कार पुराने हों, वहाँ पे आप समझ लीजिए कि निश्चित ही वो देश जो है तरक्की करेगा, उन्नत करेगा और अग्रसर होता जाएगा। आखिरी में एक सवाल आपसे ये है कि आप एक प्रेरणा दीजिए कि सभी अभिभावकों को कि वो अपने बच्चों को, जिनका बच्चों का मन करता है खेल कूद में भाग लेने का, लेकिन उनके अभिभावक उनको डांट के मना कर देते हैं कि नहीं, खेल कूद में कुछ नहीं रखा, उन अभिभावकों के लिए एक संदेश दे दीजिए 2 लाइन में। बस यही कहना है कि आप देखिए आपके बच्चे की रुचि क्या है, और आपके बच्चे की जो रुचि है, अगर उसका पढ़ने में रुचि ज़्यादा है तो उसको पढ़ने दीजिए, और खेलने में अगर उसकी रुचि ज़्यादा है तो उसको खेलने से मना मत करिए। क्योंकि पहले ये होता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब,
पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। लेकिन अब जो है स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अब परिस्थितियाँ ये हैं कि खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो वो तो है ही है, नवाब होएगा ही, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो नवाब क्या महाराज हो जाओगे। और आज आपने देखा ही है कि नीरज चोपड़ा को आप देख लीजिए। पहले उनको कोई भी नहीं जानता था देश में, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग इस तरह के लोग जानते थे। आज उनको पूरे देश का छोटा छोटा बच्चा भी जान रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने देश का झंडा पहली बार गोल्ड मेडल में जेवलिन थ्रो में लेके आए हैं, गोल्ड मेडल। जी हाँ, ये झंडा उठाना बहुत बड़ी बात है भाई साहब, क्योंकि इसका अनुभव मुझे भी है। मैं अभी 2015 में मैं मास्टर मीट में मेरा सिलेक्शन इंडिया टीम में हुआ था, तो एशिया गेम हो रहा था और वो हो रहा था सिंगापुर में। तो मेरा शॉट पुट और डिस्कस में मेरी एंट्री थी, तो मैं वहाँ गया था और मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ मीट का नया रिकॉर्ड तोड़ा। मैं फर्स्ट आया वहाँ पे, और सेकंड जो था वो चाइना वाला था, थर्ड श्रीलंका वाला था, और मैंने गोल्ड मेडल लिया था। और जब मैंने गोल्ड मेडल लिया, विक्ट्री स्टैंड पे गया तो सब लोग अपने देश का झंडा लिए थे, तो मुझे भी झंडा मिला अपने देश के उठाने के लिए। जब मैं विक्ट्री स्टैंड पे अपने देश का झंडा लेके खड़ा हुआ तो अपने आप मेरे आँख से आंसू गिरने लगे और मैं रोने लगा। मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब आपके हाथ में है कि अपने देश को किस स्तर पर ले जाना है, कैसे देश को अपने चलाना है, अपने देश का नाम कैसे उठाना है। जय हिंद, जय भारत।